वेबसाइट का कंटेंट जो है वो क्या होना चाहिए जब हम प्लान कर रहे हैं कि वेबसाइट किस तरीके से हम लोग बनाएं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू नो योर ऑडियंस एंड टारगेट मार्केट। मतलब हमें हमारी जो ऑडियंस है वो क्या चाहती है और उसका जो टारगेट मार्केट है वो क्या है। अब यहाँ एक छोटी सी बात है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल जैसे रियल स्टेट में जाना चाह रहे हैं, रियल स्टेट के लिए वेबसाइट अगर आप बनाना चाह रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि पेइंग कैपेसिटी, फिर लोगों का अलग अलग सोशल स्टेटस और पेइंग कैपेसिटी और बाकी स्टेटस देख करके उनके अकॉर्डिंग हमें कंटेंट को प्लान करना होता है। लेकिन वही अगर हम उस सेगमेंट की बात करें जहां हम यूथ को टारगेट कर रहे हैं किसी खास प्रोडक्ट के लिए जो यूथ के काम आए, या फिर किड्स के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वहां हमें अलग अलग तरीके से सोचना होगा। जैसे किड्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो वहां ये देखना होगा कि कुछ ऐसे किड्स के लिए क्या हम प्लान कर रहे हैं जो थोड़े से जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा है, जैसे 5 साल से ऊपर थोड़ा सा हो जाए, वैसे लोग किड्स के लिए कर रहे हैं, या फिर उससे भी छोटे जो छोटे छोटे बच्चे। तो वहां पे ये भी देखना होगा कि पेरेंट्स परचेज करना चाह रहा है या फिर किड्स खुद ही इंटरेस्ट होकर के और अपने पेरेंट्स से अपनी बात कह रहा है। तो उस तरीके का कंटेंट हमें डेवलप करना होता है। देन सेकेंड इज ऑर्गेनाइज कंटेंट अक्रॉस योर वेबसाइट स्ट्रेटेजिकली। नेचुरल सी बात है कि जो कंटेंट का डिजाइन हो वो इस तरीके से होना चाहिए कि मूव करना आसान है। सपोज दैट हमारे अपने ही कॉलेज का अगर हम वेबसाइट देख लें तो वहां पे ऐसा ना हो कि जिसको एडमिशन या फिर और कोई क्वेरी लेनी हो, फीस स्ट्रक्चर जानना है, तो उसके लिए स्पेशल किसी कोने में ले जाके या फिर 2 4 10 पेज के बाद से आप वहां पे जा करके और कोई लिंक दे रहे हैं जहां से वो क्लिक करके और जो रिक्वायरमेंट है वो कर पाएगा, है ना। सो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारा पहले पेज पे क्या क्या चीजें हैं। तो उसमें कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी के सर्विसेज हैं, कंपनी के सर्विसेज की कॉस्टिंग आसानी से पहुंच जाए, और कॉल टू एक्शन की वो परचेज जो है वो आसान रहे कस्टमर के लिए। ये सारी चीजें देख करके और तब ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए किसी भी वेबसाइट को। देन थर्ड थिंग इज कनेक्ट योर कंटेंट विद सर्च रिजल्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज दैट यू आर गोइंग टू पुट ऑल द कंटेंट्स ऑन योर वेबसाइट, बट that not comes in the search result of anything. Like suppose that we are going to search in electronics domain and we search that we need electronics earbuds. Suppose that we are going to search earbuds, then the website must be compatible to get the result for the earbud search. Otherwise the content planning and everything will ruin. So then fourth point is follow the basics of formatting on page text for SEO. अब इसमें क्या है कि जो हम चाहते हैं सिर्फ उससे काम नहीं चलता। वेबसाइट कई बार इस तरीके से भी काम करती है कि हम जो चाहते हैं उस पे उससे उसको बहुत मतलब नहीं रहता है। मेन चीज रहता है जब हम सर्च इंजन में जाना चाहते हैं तो कि सर्च इंजन किस तरीके का रिजल्ट दे रहा है ना। उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा और हर ये वेबसाइट के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मेन पहले वेबसाइट का नाम आता है, नाम के बाद फिर उसमें जो सब हेडिंग्स होती हैं उसको देखा जाता है, फिर सब हेडिंग्स के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं उसको, फिर कंटेंट है उसको देखा जाता है। तो इस तरीके से कई हायरार्की से चल करके और तब हमें हमारा जो रिजल्ट हम सर्च इंजन में जाते हैं। तो वहां ये ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले जब हम कंटेंट प्लान करें तो उसमें क्या पहली प्रायोरिटी है ना, फिर सेकंड प्रायोरिटी क्या है, और इस तरीके से हायरार्की हम इस तरीके से बनाएं कि कोई भी अगर सर्च कर रहा है तो हम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट में आने की तरफ मूव करें। और देन द पॉइंट इज डोंट अंडरस्टिमेट द वैल्यू ऑफ न्यू आर्टिकल टाइटल्स। चूज ए टाइटल दैट मेक सेंस। ये जनरली आप ब्लॉग में देखें या कहीं भी देखें, सपोज दैट आप कोई गेट एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी XYZ कोई पेपर देने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपको एट्रैक्टिव तरीके से दिखाया जाता है कि हाँ ये अब गेट रिजल्ट है, तो आप गेट रिजल्ट देखेंगे तो गेट रिजल्ट पहले उस पर आ जाएगा, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसे रिलेवेंट आएंगी जो एडवर्टाइजमेंट मटेरियल होता है ना। तो वहां पे वो कैसे होती हैं, तो जो उनका टाइटल है और कस्टमर या कंज्यूमर के सर्च के अकॉर्डिंग
दोनों की जब मैचिंग होगी तो आता है वो सर्च में। तो जब भी हम वेबसाइट पे कोई कंटेंट प्लान करते हैं, कंटेंट में रखते हैं, तो वहां ये चीज ध्यान देने की बात है कि उसको इस तरीके से लिखा जाए, हेडिंग्स को, है ना, और जो न्यू आर्टिकल्स हैं उसको इस तरीके का टाइटल दिया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा सर्च इंजन में आ पाए। एंड द थिंग, मेन थिंग इज दैट कि जो भी ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा है या ट्रेंडिंग सर्च चल रहा है वो है, उसको फाइंड आउट करें और उसके अकॉर्डिंग अपने टाइटल्स को रखें, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा सर्च में जाएंगे। देन टैग योर कंटेंट वाइजली। टैगिंग क्या है कि आप किसी पेज पे, अगर करंट किसी पेज पे हैं, वहां से आप कहाँ पे मूव कराना चाह रहे हैं किस कस्टमर को, है ना। क्योंकि कंज्यूमर की जर्नी इस तरीके से होती है कि अगर वो आपके वेबसाइट में एक बार एंटर करता है, तो जब एंटर किया तो फिर आप उसको इस तरीके से रखेंगे कि उसके काम की चीज बताते हुए आपका जो प्रायोरिटी है, मतलब आपको उसको सेल करना, सर्विसेज देना है ना, या फिर अगर कोई उससे डेटा ही लेना है, तो उस तरीके से वो आपके नेट में रहे। ऐसा नहीं हो कि आप उसको सर्च करें और सर्च करने के बाद टैगिंग ऐसे कर दिया कि वो कहीं और मूव कर जाता है, तो उससे क्या है कि आपका जो मेन पर्पज है वो सॉल्व नहीं हो सकता है। देन यूज कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया कि वो एक तरीके का कंटेंट हिला नहीं होना। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, पेज में पेज बनाया, 2 लाइन ऊपर लिखा, 2 नीचे लिखा, या फिर उसी में कहीं कहीं पे आपने बोल्ड कर दिया, कहीं पे, मतलब उसको इस तरीके से ना लगे कि वो इरिटेटिंग सा लगे। ये मेन चीज है, इरिटेटिंग जहां लगा कि कस्टमर फिर क्या है, उस वेबसाइट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, है ना। तो जितनी देर हम कस्टमर को अपने वेबसाइट पे उलझा के रखें, या एक तरीके से समझिए कि उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते रहे जो उसके काम की है, तभी हम उससे अपना पर्पज, दैट इज सेलिंग द सर्विसेज और वी आर सेलिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो उसको हम लोग पूरा कर पाए। देन यूटिलाइज द वैल्यू ऑफ योर सोशल रीच, है ना। सोशल, यहाँ पे ये मतलब हो गया कि जो भी वैल्यू जिसके लिए आपने प्लान किया है कंटेंट को, वो पूरा हो, वेबसाइट जिस पर्पज से डिजाइन करे वो पूरा हो। साथ ही साथ जो भी आपकी सोशल रीच है, जैसे आप किसी भी सोशल मीडिया पे हैं, है ना, तो सोशल मीडिया से ज्यादा रिलेट कंटेंट जो है इस तरीके से हो कि वेबसाइट पे मूव कर पाए जो आपका कस्टमर है, और कॉल टू एक्शन कर पाए। अगर वो कॉल टू एक्शन पे क्लिक करता है तो ही आपका, चाहे सोशल मीडिया से आने का पर्पस सॉल्व हो या फिर वेबसाइट विजिट करने का, तो ये दोनों चीजें रहती हैं। देन प्रिपेयर टू पाइवट। द फाइनल स्टेप टू इफेक्टिंग कंटेंट इज टू मेजर, एनालाइज एंड इनकॉर्पोरेट द रिजल्ट्स ऑफ your content engagement and feed this data back into your current content and search marketing strategy। अब यहाँ पे समझना ये है, बहुत ही आसान तरीके से ये समझिए कि आप जब वेबसाइट अपना लॉन्च कर रहे हैं, तो लॉन्च करने के बाद से क्या सर्च हो रहा है मेनली, उसको देखना, और उस कीवर्ड, जैसे जो आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं वेबसाइट में, वो कितनी बार सर्च हो रहा है, कितने लोग वो सर्च करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे मूव करते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको जान करके ही, और तब अगर हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। अदरवाइज फिर क्या है कि हमारा जो पर्पज है वो सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज आपका जो कंटेंट प्लानिंग है, वेबसाइट का जो सारा सिस्टम है, वो क्रैश हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो पॉइंट हमेशा ही ये रखना है ना, कि जो आपका एम है, एम ये है कि कस्टमर को बांधे रखना। आपके फीलिंग से कस्टमर को कोई मतलब नहीं। सपोज दैट कस्टमर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदना है, या फिर सर्विसेज में उसको एजुकेशनल सर्विसेज लेनी है ना, तो आप उसमें कितना लिटरेरी वर्ड रख रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन फोकस ये होना चाहिए कि कीवर्ड जो है कस्टमर का वो किस तरीके से, और उसी पे हमारा जो कंटेंट है वो काम करे। देन एडवांटेज ऑफ यूजिंग वेबसाइट। अब क्या वेबसाइट यूज करने का एडवांटेज है, ठीक है। अभी हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से बता रहा हूं, और इसके 1-2 लेक्चर्स के बाद शिफ्ट कर जाएंगे सेकंड पे। सो इट इज ए लो कॉस्ट अल्टरनेटिव टू पेपर ब्रोचर और प्रेस रिलीज।
ठीक है, ये सबसे आसान। दूसरी बात, जैसे आप एक चीज और है कि इसमें अगर आप एक बार कंटेंट प्लान करते हैं तो आसानी से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप सपोज दैट किसी और की सर्विसेज ले रहे हैं, देन यू कैन चेंज इट इजीली, है ना। उससे बोलेंगे कि आप इसमें कंटेंट चेंज कर दो तो वो आसानी से चेंज कर दे। जबकि अगर ये प्रिंटेड मटेरियल है तो प्रिंटेड मटेरियल के फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें दोबारा से कंटेंट में मान लीजिए कोई बेसिक सा चेंज करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर फिर से डिजाइन करना होगा, फिर से प्रिंट करना होगा। प्रिंट करके जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है किसी भी ट्रेडिशनल मेथड का, वो है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आसान नहीं रह जाता है इन केस ऑफ पेपर ब्राउजर, बट इन केस ऑफ डिजिटल सिस्टम, और सपोज दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वेबसाइट, देन इट इज इजी। किसी को भी हम ये बता सकते हैं ये वेबसाइट है और इस पे आप मूव कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, फिर उसमें जो लेटेस्ट चेंजेस हैं उसको रख सकते हैं। मतलब इवन कि अगर हम दिन में 4 बार चेंज करना चाह रहे हैं या 4 बार कुछ नया आर्टिकल देना चाह रहे हैं तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है किसी भी वेबसाइट का। देन द सेकंड थिंग इज प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इज इजीली अपडेटेड इन वेब पेज। ठीक है, इसमें मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आसानी से, जैसा मैं पहले में भी बताया और दूसरे में भी, आज की डेट में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं। उन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की खासियत ही यही है और ये उसकी यूएसपी है ना, कि वो आसान, इजी टू रीच है लोगों के लिए, और उसमें आसानी से इवन कि कहीं भी जो सेलर्स जुड़े हैं वो आज जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं उनको वो इजीली लिस्ट कर सकते हैं। अगर यही थोड़ा सा इमेजिन करिए कि अगर कोई ऐसी वेबसाइट हो जहां पे प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्ग टर्म से, मतलब एक ही बार एनलिस्ट होनी हो मंथ में, तो वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कस्टमर के लिए भी, क्योंकि कस्टमर, अच्छा एक दूसरी बात कि स्टॉक उसका मेंटेन नहीं हो पाएगा। सपोज दैट आप किसी ने 1000 रखा तो 1000 आर्टिकल उसमें रख दिया और फिर वो दोबारा जब अपडेट होगा तब फिर उसमें डालेंगे कि हाँ ये आर्टिकल इतने सोल्ड हुए और इतने बच गए। बट इसकी खासियत ही है आज के डेट में डायनेमिक वेबसाइट्स की और इजी टू अपडेट वेबसाइट की, एक कॉमन मैन पर्सन भी जो है वो आसानी से इसको अपडेट कर लेता है प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को। देन थर्ड पॉइंट इज द वेब कैन रीच न्यू प्रोस्पेक्ट्स हु आर सर्चिंग फॉर पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स। ये बढ़िया चीज है कि कई बार क्या है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे बड़े ब्रांड तो हैं ही, लेकिन कई बार हमें बहुत सारी चीजें हैं जो वहां नहीं मिल पाती हैं, तो उसके लिए हमें ऑप्शंस बहुत मिलते हैं। मतलब कोई भी आप अगर मार्केट में आज एंटर करना चाहते हैं तो आज एंटर करके भी आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। इनिशियली जरूर थोड़ा सा कम रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कम भी खर्च करना चाह रहे हैं तो क्या है कि एक नया आपको प्लेटफॉर्म, नया प्रोस्पेक्ट्स मिलता है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, और उन प्रोडक्ट्स के साथ साथ सर्च इंजन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपके वेबसाइट पे मूव करते हैं तो मूव करने का जो पाथ है कस्टमर का, मतलब सर्च की जर्नी से ले करके और कॉल टू एक्शन की जर्नी को ट्रैक करके और फिर वेबसाइट को इम्प्रूव किया जा सकता है और उस तरीके से आप चल सकते हैं। ठीक है, ये तो एडवांटेज रहा, और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं जो आप एज ए कस्टमर सोच करके भी देख सकते हैं और एज ए दिस वन सेलर या फिर एज ए ई कॉमर्स कंपनी अपने आप को इमेजिन करके, और अगर आप लिखते हैं तो एक जो कंटेंट है आपके लिए पूरा रहेगा एग्जाम में अगर ये आता है कि वेबसाइट का एडवांटेज क्या होता है। तो अब यहां से है कि कौन सर्च इंजन के फॉर्म्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कितने तरह के सर्च इंजन हैं। तो पहले तो सबसे बड़ी बात क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, ऑल द बेस्ट या अल्टा विस्टा। इसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली जो भी कंटेंट है वो उनकी लिस्टिंग होती है प्रॉपरली, और जो क्रॉलर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, क्रॉल का हिंदी में मतलब होता है रेंगना, है ना, और या स्पाइडर मतलब नेट, जाले के जैसे। तो अब होता क्या है कि धीरे धीरे आप कंटेंट जो डालते हैं, कंटेंट की एनलिस्टिंग होती है कि वो कंटेंट सर्च में कितनी बार आए, कीवर्ड उसका कितना स्ट्रांग है, और इस तरीके से धीरे धीरे
एनलिस्टिंग होते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन इसकी एक मतलब ड्रॉबैक तो नहीं कहेंगे, है ना, लेकिन एक पॉइंट जरूर यहाँ पे है कि जब भी आप कोई कंटेंट डालते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे आपने मान लीजिए आज अपने ना प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसका कंटेंट बहुत ही अच्छा प्लान किया, ठीक है, लेकिन अगर वो यूनिक है तब तो ठीक है कि सर्च में आ जाएगा आसानी से। लेकिन अगर यूनिक नहीं है और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में ऑलरेडी है या उसके बेस पे हम कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, तो कंटेंट जब स्टार्ट करते हैं आप लिखना, तो धीरे धीरे टाइम लगता है उसको सर्च इंजन में। पहले वो मान लीजिए 10,000 पोजीशन पे आया, फिर उसके बाद आप रेगुलर कंसिस्टेंट रहते हैं अपने कंटेंट के साथ, फिर वो 10,000 से 8,000, 7,000, 6,000, फिर धीरे 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 आ करके, और एक ऐसा टाइम जब आपकी कंसिस्टेंसी बहुत स्ट्रांग रहती है और सर्च इंजन की क्रॉलिंग जो है वो आपको आपके कीवर्ड के साथ मैच कर जाती है, तो फिर आप आ जाते हैं फ्रंट पेज पे या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पेज पे, है ना। तो जो लोग भी जो भी सर्च में पहले या सेकंड पेज पे रहता है, जनरली पहले पेज पे अगर रहता है तो वो ज्यादा बेनिफिट मिलता है उसको, और दूसरे तीसरे पे रहता है तो उसका कम मिलता है। अब पहले पेज पे कौन आता है ये हम कीवर्ड जब मैं डिस्कस करूंगा तो उसको फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर स्पेसिफिक हैं आप अपने टास्क के साथ और कस्टमर के नीड के साथ, है ना, तो फिर आपका जो सर्च इंजन में आने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा आसान रहते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कोई कंटेंट लेके चल रहे हैं या जनरल कोई प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं तो सर्च इंजन में आने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए कोई भी यूनिक प्रोडक्ट जब रहता है तो वो मार्केट में जल्दी छा जाता है, अगर आप ऑनलाइन मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं तो। देन ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज में ये लॉन्ग टर्म चलते आया है, और इसमें क्या है कि कई अनपेड और पेड दोनों तरह के रहते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं, मेडिकल डायरेक्टरीज बना करके, एजुकेशनल डायरेक्टरीज बना करके वेबसाइट्स, है ना, तो उस तरीके की डायरेक्टरीज भी हैं। साथ ही साथ जैसे क्विकर है ना, क्विकर हो गया, और भी बहुत सारे जो क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं, वहां पे आप क्या करते हैं अपने कंटेंट को रखते हैं, और कंटेंट इस तरीके से डिफाइन रहता है कि वहां इजीली जिसको मूव करना है, कस्टमर भी जब उस पे आता है तो प्रॉपर में उस क्लासिफाइड के स्ट्रेटेजी के थ्रू चलता है। सपोज दैट आपको बीटेक के लिए कोई कॉलेज या कोई कोचिंग सोच 10th के लिए आपको सर्च करना है, तो आप वहां वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट में एजुकेशनल सर्विसेज में जाते हैं, एजुकेशनल में हायर, मेडिकल, सेकेंडरी, इस तरीके से जाते हैं, फिर सेकेंडरी एजुकेशन से आगे बढ़ते हैं, फिर वहां हाई स्कूल आता है, हाई स्कूल में 10th पे क्लिक करते हैं, 10th में बोर्ड पूछता है, बोर्ड के बाद वो लोकेशंस पूछता है और तमाम ऐसी चीजें पूछते चला जाता है, तो कस्टमर जो है वो मूव कर जाता है ना। अब कहीं कहीं पे क्या है कि ये जो डायरेक्टरीज में हम एंट्री करते हैं ये हमारा एसईओ इंप्रूव करने के लिए होता है। आप अगर कुछ भी नहीं करते हैं और सिंपल एक प्रोडक्ट या अपनी एक कोचिंग सी मान लीजिए, इमेजिन करिए कि आप XYZ किसी भी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपको आपके एरिया में सर्च करें, तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करें बहुत सारे डायरेक्टरीज हैं, 100-150 की लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाने के लिए और सर्विस में जाइए उसके, और सर्विसेज में अपनी सर्विसेज को एनलिस्ट कर दिए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप धीरे धीरे उस एरिया में लोग आपको सर्च करने लगेंगे, और आपको कंटेंट, आपका जो कंटेंट उनको दिखेगा और आपको कॉल कर लेंगे और फिर चलते रहेंगे, ठीक है। जैसे जनरली ये जो लोकल मार्केट में शेयरिंग एंड सेलिंग के लिए यूज होता है, वहां पे इसको आप देख लेते हैं। हालांकि जितने भी सर्च इंजन है सभी फैसिलिटी देते हैं कि आप बेस्ट रेस्टोरेंट इन गाजियाबाद, या फिर बेस्ट होटल इन गाजियाबाद, या बेस्ट इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स इन गाजियाबाद, इस तरीके। लेकिन वो क्या है कि एनलिस्टिंग वाले ना करके वो जनरल कंटेंट से भी उठा लेते हैं, है ना। तो अब ह्यूमन पावर्ड में क्या है कि इन हर कंपनी जो है कुछ लोगों को रखती है जो उसमें अपने प्रोडक्ट को एनलिस्ट करते हैं, और एनलिस्ट करने के बाद से वो सर्च में जाता है। इसमें सबसे पहले लिखा जाता है प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का कंपनी सबसे लास्ट में लिखी जाती है या नहीं भी लिखी जा सकती है, प्रोडक्ट का नेम,
प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की कंडीशन, प्रोडक्ट कैसे मिल सकता है, प्रोडक्ट का प्राइस है वो क्या है, और फिर एडवर्टाइजमेंट इसमें एक पिक्चर के साथ या एक वीडियो के साथ अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तरीका रहा। दूसरी बात, फोरम्स हैं बहुत सारे, वहां भी ह्यूमन पावर्ड डायरेक्टिव के भी वो भी पार्ट्स हैं जहाँ पे कंपनी जैसे क्वेरा वगैरह है, तो वहां पे लोग कुछ अपने क्वेश्चन आंसर भी करते हैं और साथ ही साथ उसको एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, है ना। तो ये ह्यूमन पावर्ड डायरेक्टिव का ही एक फॉर्मेट है क्वेरा भी। देन अब हाइब्रिड सर्च इंजन क्या है कि जिसमें दोनों, जैसे याहू है तो याहू में सर्च इंजन की फैसिलिटी भी और डायरेक्टरीज भी है ना। या फिर एमएसएन है, एमएसएन में भी अगर आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां आप देखेंगे कि वहां वो क्लासिफाइड्स की भी फैसिलिटी देता है और साथ ही साथ वो जनरल सर्च इंजन जैसे गूगल है उसके भी फैसिलिटी देता है। लेकिन अगर क्रॉलर की बात करें तो याहू और बाकियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गूगल का सर्च इंजन। रीजन इज दैट कि गूगल पे जो कंटेंट है एट राइट नाउ वो बहुत ही स्ट्रांगली मतलब पढ़ रहा है। और पहले का जो टाइम देखें, आज से 7-8 साल पहले, तो याहू वाज स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर एक रेडिफ हुआ करता था, रेडिफ में भी सर्च डायरेक्टरीज की फैसिलिटी थी और वो भी एक हाइब्रिड सर्च इंजन था। बट रेडिफ आज की डेट में कॉमनली उतना फेमस नहीं है। देन मेटा सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन जो है जैसे डॉगपाइल, मेमा, मेटा क्रॉलर है ना, ये सारे जो हैं तो ये क्या करती हैं कि कीवर्ड बेस्ड काम करती हैं। जैसे कीवर्ड्स किसी ने सर्च किया, कीवर्ड सर्च करने के अकॉर्डिंग क्या वॉल्यूम है कीवर्ड्स का, और उसके अकॉर्डिंग एक नेट बनाते हैं और तब ये रिजल्ट देते हैं, है ना। तो इस पे ये अलग अलग वेबसाइट से कंटेंट जुटाना, कंटेंट को ट्रेस करना कि पब्लिक जो है क्या ज्यादा सर्च करती है और उसके अकॉर्डिंग एक कीवर्ड देती है और उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर लेते हैं क्लस्टरिंग करके, है ना, कि कौन कौन किस कीवर्ड पे कौन सी वेबसाइट की रैंकिंग क्या है ना। और उसकी रैंकिंग अगर इंप्रूव करनी है वेबसाइट की तो हमें जो कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा सर्च हो रहा है उसको अगर हम वेबसाइट के कंटेंट में लगाते हैं तो हम सर्च में ज्यादा ही आएंगे। देन अब सर्च इंजन पे कैसे काम करते हैं या कैसे किया जा सकता है। सो दो फंक्शंस हैं, पहला क्रॉलिंग एंड बिल्डिंग एन इंडेक्स, है ना, and second is and providing search users with a ranked list of website they are determining are the most relevant। दो ही पॉइंट है। पहला क्या है कि अब इसको ऐसे समझिए कि पहले आप क्या करते हैं कि क्रॉलिंग और लिस्ट एंड इंडेक्सिंग कर लेते हैं कि जैसे एक बुक है, बुक में आपको सिंपल सी एक बुक आपको उठा करके दी जाती है तो आप दो चीज देखते हैं, पहला कि आपको टॉपिक क्या चाहिए, है ना, और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है कि उसमें इंडेक्सिंग में आपका टॉपिक कहाँ पे है। तो जो सर्च इंजन काम करता है वो करता है कि कंटेंट पहले तो मेटा सर्च और बाकी तरीकों से वो इंडेक्सिंग कर लिया कि हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से 2000 4000 10,000 तक की रैंकिंग अपनी बना लिया। उस रैंकिंग के बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है सर्च इंजन का वो ये होता है कि जो पर्सन है वो क्या सर्च करता है और उस सर्च में जो कंटेंट उसके सामने है जिसकी जो एनलिस्टिंग में सबसे पहले, इंडेक्सिंग में सबसे पहले उसको दिखाया जाता है। सपोज दैट कि मैं अगर सर्च कर रहा हूं कि बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, है ना, तो बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वैसे तो जनरली हर पॉइंट से अलग अलग हो सकता है ना, किसी के लिए कोई किसी पॉइंट पे कोई इंस्टीट्यूशन बेस्ट है, किसी पे कोई इंस्टीट्यूशन बेस्ट है। लेकिन अगर हम पेड की बात ना करके अनपेड एडवर्टाइजमेंट या अनपेड सर्च की बात करें तो वहां पे जिसका कंटेंट सबसे स्ट्रांग होगा, इंडेक्सिंग जिसकी सबसे अच्छी हुई होगी गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में, सबसे पहले वो दिखाएगा और फिर बाकी जो लोग हैं वो बाद में दिखाए जाएंगे, बाकी वेबसाइट्स हैं वो बाद में दिखेंगे। देन सेकेंड पॉइंट इज crawling and indexing the billions of documents, pages, files, news, videos and media on the world wide web। अब किसी भी कोई भी आप अगर सर्च करते हैं किसी वेबसाइट पे तो होता क्या है, सबसे पहले आपको
जनरल कंटेंट जो वेबसाइट पे रहता है वो, उसके बाद पेजेस जो अलग अलग पेजेस हैं वेबसाइट के उनको, डॉक्यूमेंट्स जैसे मान लीजिए कि कई बार आप वीएलएसआई पे ही कोई सर्च करना चाह रहे हैं, या वीएलएसआई पे या कोई एक कन्वर्टर होता है सपोज टॉर में सेपिक कन्वर्टर, अगर आप सेपिक कन्वर्टर सर्च कर रहे हैं तो जनरली वेबसाइट्स पे इसका कंटेंट कम मिलेगा, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेपिक पे अवेलेबल हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स के कीवर्ड्स उठा के कनेक्ट करेगा। फाइल्स का नेम जो आप ऑनलाइन बहुत सारी कंपनियां चढ़ाती हैं, या ड्राइव्स के कई बार ओपन ड्राइव्स जो रहती हैं उनका रहता है, आप जब सर्च करते हैं तो सीधे ड्राइव्स ओपन हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा जिसको एक्सेस किया ओपन किया गया होगा, है ना, तो वहां से कीवर्ड्स उठा लिए जाते हैं। वीडियो में कई बार जो कंटेंट है वीडियो में, वीडियो के स्क्रिप्ट्स में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कई बार वीडियो में भी वर्ड्स जो उठा करके और सर्च के थ्रू आ जाते हैं, और तमाम और भी बहुत सारे जैसे इंफोग्राफिक्स हैं, है ना, इंफोग्राफिक्स हो गया, या फिर आपका कोई और डिजिटल मीडिया में, इवन कि इंस्टाग्राम पे आप जो अपलोड करते हैं, हैशटैगिंग जो यूज करते हैं वो, तो ये सारी चीजें मिल करके और इंडेक्सिंग करने में किसी भी वेबसाइट या कंटेंट को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। Then third point is providing answers to user queries most frequently through lists of relevant pages that they have retrieved and ranked for relevancy. अब दो पहले के पॉइंट्स क्लियर हो गए, अब क्या है कि थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंटेंट तो है, अनलिमिटेड कंटेंट है, लेकिन आपके लिए रिलेवेंट क्या है ये डिपेंड करता है कितनी एक्यूरेसी से आप सर्च करते हैं, और कितनी एक्यूरेसी से जो कोई सर्च इंजन है आपके लिए रिजल्ट देता है। ठीक है, अगर दोनों में रिलीवेंसी है तभी आप, नहीं तो फिर क्या होगा, वो सर्च आप लॉन्ग टर्म करते रह जाते हैं। जैसे कई बार होता है कि हम लोग कंटेंट को ढूंढना होता है, कुछ भी सर्च करना होता है, तो 10 पेज 20 पेज 30 पेज गूगल पे जा करके और तब हमें वो कंटेंट मिल पाता है ना। तो इसका मतलब कि जो पुअर है हमारा कीवर्ड, या तो सर्च करने का तरीका पुअर है, और नहीं तो जो इंडेक्सिंग हुई है वो लूज इंडेक्सिंग हुई है, और उसकी वजह से सर्च में रिलेवेंट जो चीजें हैं कीवर्ड के अकॉर्डिंग नहीं आ रही हैं। अब इसमें जो सर्च इंजन या इंडेक्सिंग जितना ही बढ़िया हो पाए, और इंडेक्सिंग जितना बढ़िया कैसे होगी, जितना एक्यूरेट और रिलेवेंट कीवर्ड और कंटेंट रहेगा उसी तरीके से हमारी जो वेबसाइट है वो काम करेंगी। देन द फोर्थ पॉइंट इज popularity and relevance are not determined manually. Instead, the engines employ mathematical equations to sort the wheat from the chaff and then to rank the wheat. ठीक है, अब यहाँ एक बात समझनी है कि जो पॉपुलैरिटी या रिलेवेंस है, नेचुरल सी बात है कि आप किसी भी अपने कंटेंट को मैन्युअली कोई रैंक नहीं करा सकता। सपोज दैट आप गूगल पे हैं तो गूगल पे ठीक है, आपने पे किया, पे करने के बाद एडवर्टाइजमेंट हो सकता है कि आपकी बिडिंग सबसे सुपर है तो आप सर्च इंजन में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और ऑर्गेनिक सर्च की बात करें तो जो इंजन्स हैं, सर्च इंजन्स हैं, वो तमाम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके और तब ही रिलेवेंट डेटा को वो रैंक देती हैं, तभी ही आपका जो कंटेंट है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है। Then the last point is these algorithms often comprise hundreds of variables in the search marketing field. We refer to them as ranking factors. ठीक है, अब ranking factors में वही आर्टिकल का, वही कंटेंट का आर्टिकल, कंटेंट का जो फॉर्मेट है, कंटेंट की रिलेवेंसी है, उसका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, उस पे जो वीडियो लगे हैं वो कितने रिलेवेंट हैं, जो ऑडियो अगर आप यूज कर रहे हैं वो कितने रिलेवेंट हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं वो कितने रिलेवेंट हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें मिला करके और एक रैंकिंग बनती है।
और एक चीज और है कि यहाँ पे जो सर्च इंजन पे काम करने के लिए भी डेटा एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मशीन लर्नर्स और एआई के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कोई भी कंपनी अगर सर्च में जाती है ऑनलाइन तो ही उसका जो सक्सेस है वो है, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है कि आप कोई कंपनी कितना बड़ा प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में एंटर कर रही है, खासतौर से ऑनलाइन मार्केटिंग के मार्केट की बात करें तो। रेवेन्यू मॉडल इन सर्च इंजन पोजीशनिंग, जनरल सी बात है, रेवेन्यू का मतलब हो गया कि आप कितना पे कर रहे हैं और उसके बदले में कितना आपको मिल रहा है ना। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, इसके लिए रेवेन्यू मॉडल समझना जरूरी है। अब a revenue model is a framework for generating revenues. It identifies which revenue source to pursue, what value to offer, how to price the value, and who pays for the value. अब इसको समझना क्या है कि आप कंटेंट लेके, सपोज दैट आपने एक ई कॉम कंपनी एस्टेब्लिश की, स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के साथ ही अब आप जब एंटर करते हैं ऑनलाइन फ्रेमवर्क में, तो वहां ये समझना जरूरी होगा कि आप जिस सोर्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो वो आपको रिटर्न कितना देता है। रिटर्न का मतलब कि आप जो आपके माइंडसेट है कि आप एक मंथ में इतना जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट या आपकी वेबसाइट पे विजिट कर लें, ठीक है। कॉल टू एक्शन कितना स्ट्रांग है दैट इज डिफरेंट थिंग, वो आपके वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वो आएगा, लेकिन कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं ये आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग पर डिपेंड, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप कंटेंट प्लान करके और मार्केट में एंटर करते हैं, अब कुछ गूगल से कुछ सर्च आए, बिंग से आए, याहू से आए, है ना, तो अलग अलग कुछ रास्ते से आए, सर्च इंजन से आए। अब उसमें कौन सा बेहतर रहा, या फिर सपोज आप गूगल एड पे पैसा लगा रहे हैं, फेसबुक पे पैसा लगा रहे हैं, इंस्टा पे पैसा लगा रहे हैं, पिंटरेस्ट पे पैसा लगा रहे हैं, और सबसे कौन सा प्रोडक्ट आपका एडवर्टाइजमेंट आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करा पा रहा है इन टर्म्स ऑफ विजिट एंड देन कॉल टू एक्शन, ये मैटर करता है और यही रेवेन्यू मॉडल कहलाता है किसी भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, है ना। कि कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उसका ये पता कैसे लगेगा, कुछ टाइम के बाद। सपोज दैट आप टारगेट उठाया कि आप पर डे का पे करना है, तो पर डे आप पे करते हैं तो उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप मंथली टारगेट रखते हैं तो उस तरीके से। दूसरी बात, स्ट्रेटेजी चेंज करने और स्ट्रेटेजी स्टेब्लिश करने, दोनों जगह पे इसका बेनिफिट रहता है। जैसे रेवेन्यू मॉडल उठाया आपने कि हम एक महीने में इतना पैसा लगा देंगे और ये पालेंगे। अब आपने पैसा पर डे के बेस पे सपोज दैट लगाया, बट 5 to 10 डेज के बाद आपको प्रॉपर उतना रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है या उतना विजिट नहीं मिल पा रहा है जो आपका एक्सपेक्टेड वो था, विजिट था। तो अब आप क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं तो उसमें कीवर्ड देखेंगे, फिर से कीवर्ड देखने के बाद किस प्लेटफॉर्म से ज्यादा सर्च हो रहा है उस पर मूव करेंगे और तब इंप्रूव करके और आप रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे। देन सेकंड पॉइंट, सर्च इंजिन्स एंड वेब डायरेक्टरीज हैव टिपिकली हैड 3 मेन रेवेन्यू स्ट्रीम। फर्स्ट, एडवर्टाइजिंग. Second, providing search results at third-party sites, and in some cases adopting their technology for internal company network, usually referred to enterprise search. अब सिंपल सी बात है, रेवेन्यूज में पहला एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब कि जो भी कंपनी, अगर आप किसी की सर्विस ले रहे हैं या कंपनी खुद पे करना चाहे तो अपना एडवर्टाइजिंग कर रही है। एडवर्टाइजिंग करने के बाद रिजल्ट जो है वो जनरेट करना, कि कोई भी एक वीडियो ही अगर आप डाल रहे हैं या कि कोई आप कंटेंट ब्लॉग ही लिख रहे हैं, तो आप जब ब्लॉग लिखेंगे तो उसका जो आप सर्च उसमें इंटरनल एनालिटिक्स देखेंगे तो वहां वो सारी चीज आ जाएगा कि आप कितने लोगों ने क्या सर्च किया और सर्च करने के बाद क्या उसका परफॉर्मेंस है आपके कंटेंट या जो भी आप जो इस प्लान के साथ आप एंटर कर रहे हैं। और उसके बाद से तीसरा जो तरीका है, पॉइंट है इसमें, वो ये है कि जो
कंपनी जो आपके लिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो आपके लिए काम कर रही है, या अगर आप ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं और अपनी कंपनी के लिए करें तो अपनी कंपनी को ट्रांसफर दें, और दूसरी कंपनी का तो वो जो एनालिटिक्स है उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, इसी को हम लोग एंटरप्राइज सर्च बोलते हैं कि हाँ ये कंपनी है, इसने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, इस टेक्नोलॉजी ये प्लेटफॉर्म्स अडॉप्ट किया, प्लेटफॉर्म से इतने पैसे लगे, पैसे लगने के बाद से जो की रिजल्ट रहा, एनालिटिक्स रहा, वो इतना रहा, इतने लोग कॉल टू एक्शन पे रहे, इतने परसेंट XYZ जो परसेंटेज है वो रहा कि इतने लोग विजिट किए बट परचेज नहीं किए, परचेज नहीं करने के पीछे जो रिलेवेंट रिजल्ट रहा वो, या फिर अगर कोई आपने वहाँ फोरम या रिव्यू के लिए सिस्टम बना रखा हो तो वो कितने लोग जो है पॉजिटिव है, इतने लोग निगेटिव है। इवन की जो हम क्लिक भी करते हैं या फिर रैंकिंग देते हैं, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट इन रेवेन्यू मॉडल, कि हाँ इतने लोगों ने 5 स्टार दिया है ना। और जितना ऑर्गेनिक रहेगा रेवेन्यू मॉडल, जितना ही पब्लिक के प्रति मतलब कस्टमर के प्रति आप लॉयल रहते हैं एज ए कंपनी या एज ए एजेंसी, उतना ही बढ़िया आप इम्प्रूव कर पाते हैं अपने रेवेन्यू मॉडल को। सपोज आप किसी भी कंपनी वेबसाइट के थ्रू या कोई भी प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में आप जा रहे हैं और वहां पे आपने ये कर दिया कि नहीं कोई 5 स्टार दे रहा है तो ही हम उसको अपग्रेड करेंगे और उसी को रखेंगे, बाकी कम वाले को हटा देंगे, तो वहां क्या है कि आप निगेटिव चलते जाएंगे। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ओरिजिनल रखा है ना, तो और वहां पे प्रॉपर में जैसे कोई ऐप ही आप देखे होंगे, ऐप जब डाउनलोड कोई XYZ ऐप आप सर्च कीजिए अभी, तो वहां आप देखेंगे कि कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिनके नीचे लोग लिखते हैं इररिलेवेंट दिस दैट, ये उल्टा सीधा लिखते हैं ना। तो अगर उस पे जो कमेंट दे देते हैं इंप्रूव करने की बात करें तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है इम्पैक्ट। ठीक है, और जो बाद में इम्प्रूव और करते हुए जो जहां जितना ही लोग आपको स्टार और रैंकिंग देते हैं उस तरीके से आप जो सर्च इंजन में है वो आने के चांसेस आपके बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कितने लोगों ने आपको रैंकिंग दिया, कितने लोगों के सर्च में आप गए, कौन आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव है कस्टमर, तो जित उसका जो डिटेल है एनालिटिक्स है वो बाकी कंपनी को दी जाती है और फिर उस पर काम किया जाता है। इसको एंटरप्राइज सर्च बोलते हैं। देन थर्ड पॉइंट, नहीं अब इसके बाद सर्च इंजन एंड वेब डायरेक्टरीज। थोड़ा सा ये जरूर रिटर्न मटेरियल आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा बोरिंग सा भी लग रहा होगा, बट जो मैं बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है, सुनना है ना, तो आपका जो कंटेंट है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप लिखेंगे जब एग्जाम में तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि ये पेपर बिल्कुल लिखने और अपने आंसर शीट को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं उस पे डिपेंड रहता है इसका जो एग्जाम होगा उसका। बाकी प्रीवियस जो पेपर्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। देन अब सर्च इंजिन्स एंड वेब डायरेक्टरीज हैव इंक्रीजिंगली बीन चार्जिंग कंपनीज टू बी कंसिडर्ड फॉर इंडेक्सिंग। ये है यहाँ से पेड सर्विसेज। पेड सर्विसेज क्या है, हर कंपनी आज की डेट में एक कस्टमर बेस बना लेती है और उसके बाद से लॉन्च करती है। इवन कि आप भी प्लान करना चाह रहे हैं तो पहले आप एक कस्टमर बेस बना लेते हैं और फिर एडवर्टाइजमेंट उस पर, जैसे ही मान लीजिए आपने एक कंपनी को स्टेब्लिश की जिसमें कैरियर गाइडेंस की है, फ्री ऑफ कॉस्ट कैरियर गाइडेंस दे रहा है और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना ले। जैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाते हैं फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं अब इसमें हम इंडेक्सिंग करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन की या सर्विसेज की और उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज करते हैं। तो इस तरीके के भी वेबसाइट्स हैं मार्केट में जो इस पे काम करती हैं। दूसरा, पेड इंक्लूजन merely guarantee that a site will be crawled or reviewed and then listed somewhere within the index of directory। अब यहाँ एक बात समझना ये है कि जो भले उस मान लीजिए कि 4 या 5 हजार या 10 हजार या 20 हजार ही किसी भी XYZ वेबसाइट का विजिट है पर डे ही मान लेते हैं, ठीक है, उसके अब अगर आप उसको पे करते हैं तो एक चीज जरूर यहाँ समझने की बात है कि वो उस वेबसाइट पे अगर आप कंटेंट लेके जाते हैं, जो वेबसाइट आपको कह रहा है कि आप पे करेंगे तो हम आपका एडवर्टाइजमेंट अपने वेबसाइट पे दिखाते हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर आप पे कर रहे हैं तो सिर्फ वो 5 या 7 या 10 हजार जो लोग उस वेबसाइट को देख रहे हैं उस पे तो आप दिखेंगे सबको, क्योंकि कंपनी आपसे पैसा ले रही है।
बट अगर हम बात करें कि क्या वो नेचुरल सर्च में भी जाएगा, तो एफसी जो वेबसाइट्स होती हैं इनके साथ रिस्क ये होता है कि ये पैसा अगर आप उनको पे कर देते तो उनकी वेबसाइट पे रहते हैं, बट आप गूगल के सर्च में या फिर बिंज या फिर किसी और जो सर्च इंजिन हैं उन पे आपको नहीं दिखाया जाता है ना। तो वहां इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम रहती है, तो आप क्या है लिमिटेड रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये देखा जाता है कि ऐसी कंपनी या ऐसी कंपनी के साथ जुड़े डिजिटल मार्केटिंग कराने के लिए, या अगर पेड में जाना भी हो तो ऑलरेडी जिनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे गूगल एड्स है, गूगल एड्स को आप पैसा दे रहे हैं तो गूगल में जितना सर्च है उस पे आएगा। अगर याहू पे जा रहे हैं तो याहू को पे जितना सर्च है आपका कंटेंट रिलेवेंट है तो शो किया जाएगा, इंडेक्सिंग में भी उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप कोई ऐसी कंपनी ऐसी वेबसाइट पे जा रहे हैं जिसमें लिमिटेड विजिट हो, है ना, लेकिन उसका इंडेक्सिंग उस वेबसाइट की इंडेक्सिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो गूगल के इंडेक्सिंग पेजेस पे जा सके, तो या फिर उन वो डायरेक्टरीज में जा सके, तो वहां क्या है कि आपका जो पेमेंट है वो लिमिटेड रह जाएगा। और इन फ्यूचर जैसे ही आप पेड कंटेंट हटाएंगे तो फिर आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए हमेशा ही ऐसे वेबसाइट्स को चूज करने की सलाह दी जाती है डिजिटल मार्केटिंग में जिसका अपना सर्च बेस बहुत ही स्ट्रांग हो, अपना इंडेक्सिंग बहुत स्ट्रांग हो। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर हैं वो गूगल की तरफ मूव करते हैं, या फिर बिंज की तरफ, या फिर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखी जाती है। देन पेड प्लेसमेंट ऑल्सो नोन एज पेपर परफॉर्मेंस, ये वेबसाइट पे ही एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। ठीक है, अब इसमें चूंकि गूगल पे भी आप देखते हैं तो कई बार एड लिख के आता है, वो सारे पेड कंटेंट रहते हैं। उस पेड कंटेंट की भी एक खासियत है कि कौन सी जगह पे आप रहेगा तो वो ज्यादा सर्च होगा। जैसे जनरली देखा जाता है कि जो हम सर्च करते हैं तो उसमें फर्स्ट सेकंड जो पॉइंट्स रहते हैं, सर्च रिजल्ट्स रहते हैं, उसमें सेकंड वाले पे ज्यादा हिट रहता है ना। फर्स्ट पे भी रहता है लेकिन अगर कंपेयर करें तो सेकंड हिट ज्यादा रहता है। उसी में जो साइड बार में अगर आता है कोई सर्च तो उस पे भी लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उस जो दिख रहा है कस्टमर को एट दैट इंस्टेंट, उसमें आपका प्लेसमेंट जो है एडवर्टाइजमेंट का वो कहाँ पे है। ठीक है, आपका जो कंटेंट है वो कितना, जैसे आप ऐड पैसा दे करके ऐड कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऑनलाइन पीडीएफ सर्च होता है। आप अब देखेंगे ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर, ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर देखेंगे तो बहुत सारे अचानक से ओपन होते हैं, और वहां क्लिक करेंगे आगे जाएंगे तो आपसे हम मांगेंगे कि भाई क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर दीजिए, ये अभी 1 महीने के लिए फ्री है ना। तो फिर उसके बाद कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते भी हैं और फ्री उसको मेंशन भी करते हैं। तो जब आप फ्री मेंशन करते हैं तो नेचुरल सी बात है आपका जो कीवर्ड है वो मैच किया और वो सर्विसेज भी दे रहा है, तो वहां पे ज्यादा सर्च रहेगा इन फ्यूचर अगर एज कम्पेयर। दूसरी बात, जिसने पे करके ऐड किया वो जैसे ही पेमेंट हटाएगा वो एडवर्टाइजमेंट से उसको वो डाउन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये समझना भी जरूरी है कि हम जो पे कर रहे हैं उसका क्या हमें आउटपुट मिल रहा है। देन इफ यूजिंग गूगल दे पे फॉर देयर एड टू अपीयर इन द राइट हैंड मार्जिन ऑफ द सर्च रिजल्ट पेज, है ना। The ad only appears within the search results if it matches the keyword the user has been searching on. अब गूगल पेमेंट, गूगल एड्स की खासियत है कि हम सपोज दैट बीटेक इन गाजियाबाद या बीटेक इन एनसीआर अगर देखते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ जब रिलीवेंट सर्च होगा, कीवर्ड सर्च किया जाएगा तो ही आए, क्योंकि गूगल का बेस बहुत बड़ा है और सिर्फ रिलीवेंट ऐसे देख के नहीं ऐड किया जा सकता है कि हाँ भाई इसने सर्च किया और वहां पे आपको कुछ भी दिखा रहे हैं, है ना। क्योंकि गूगल के पास इतना कस्टमर बेस है कि आपका टारगेट तो पूरा कर देगा कि हाँ 1000 लोगों तक बात पहुंचानी है ना, तो पहुंचा दिया। लेकिन अब होगा क्या कि आपने मान लीजिए गूगल को पे किया कि चलिए 10,000 रुपए में मुझे 2 लाख के करीब करीब वो चाहिए, क्लिक चाहिए, या फिर खैर मैं बहुत सस्ता बता रहा हूँ, थोड़ा सा कॉस्टली ही पड़ेगा, है ना। सपोज दैट आप 10,000 में
2000 ढूंढ रहे हैं, है ना। अब क्या होगा कि आपने कीवर्ड डाल के और दे दिया, तो अब अगर रिलेवेंट नहीं होगा तो कोई क्लिक भी कर लेगा और आपका जो पे पर क्लिक के हिसाब से आपका पैसा भी कट जाएगा। इसलिए गूगल क्या करता है कि हमेशा ही रिलेवेंट के साथ दिखाता है कि रिलेवेंट कीवर्ड आया, सपोज किसी ने देखा या लिखा कि बीटेक इन गाजियाबाद, है ना, तो बीटेक इन गाजियाबाद में अच्छे इंस्टीट्यूशन की लिस्टिंग दिखाई जिसने पे किया है एडवर्टाइजमेंट के लिए, और वहां पे कॉल टू एक्शन दे दिया। तो अब जब वहां कोई क्लिक करेगा तो सीधे सीधे वो कॉल टू एक्शन पे गया, कॉल टू एक्शन से आगे मूव किया, एडमिशन ले लिया सपोज। तो इससे क्या है कि जो कस्टमर है गूगल का, जैसे हम XYZ जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं गूगल को, तो वो उनके माइंड में ये रहेगा कि नहीं, जो हम पे कर रहे हैं गूगल को वो अच्छी जगह जा रहा है और उसका रिजल्ट हमें बेहतर मिल रहा है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोग गूगल पे फेथ करेंगे। अगर सिर्फ ये दिखाए कि हाँ इतने पे इतना क्लिक हो जाना है, तो वहां पे क्या है कि आप 10,000 रुपए देते हैं उसको, 2-3 हजार वो कैसे भी दिखा देगा क्योंकि उसके पास कस्टमर ज्यादा है ना। कस्टमर ज्यादा है तो यूजलेस तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा और आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या है कि एक टाइम के बाद आपका जो फेथ है वो किसी भी गूगल पे कम रह जाएगा, जो कि कभी भी कोई भी बहुत बड़ी जो कंपनी है वो ऐसा नहीं चाहेगी कि उसका जो छोटा से छोटा कस्टमर है वो बाहर हो जाए। और ये गूगल के लिए जितना एप्लीकेबल है उतना ही छोटे से छोटे अगर हम एंटिटी हैं मार्केट में आज एंटर करें तो हमारे लिए भी वो उतना ही जरूरी है। क्योंकि एथिक्स अगर नहीं है ऑनलाइन तो शायद हम लोग ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में फेल हो जाएंगे।